जय हिंद दोस्तों। अगर किसी भी परीक्षा में देखा जाए तो उसके गत वर्ष के क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की परीक्षा तो विशेष तौर से एसएससी करवाती है। तो एसएससी क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसरों से क्वेश्चन उठाती है और वही पैटर्न रखती है। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से क्या होगा कि एक तो उसके पैटर्न के बारे में पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और इसकी क्या भूमिका है या करंट के कितने आते हैं। तो इसी आधार पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो दोस्तों, मैं इस पेपर के साथ एक ही नहीं बल्कि एक क्वेश्चन के साथ चार चार पाँच पाँच प्रश्न बताऊंगा, उससे जुड़े संबंधित प्रश्न बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एक ही क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन का ऑप्शन बताया और काम खत्म। तो चलते हैं बिना टाइम लिए क्वेश्चन पे। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया था। तो सितंबर 2020 में किसने किया था दोस्तों? राजीव कुमार ने। और वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार ही है। लेकिन पहले चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? पहले थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन थे। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया? तो ये अभिजीत मुखर्जी को दिया गया था 2020 में। और ये वर्तमान में किसको है दोस्तों? साकेत सौरभ को है। और प्रथम किसको था? करीमनिकम श्रीनिवास कृष्णन को। जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा फैलता है या किसके द्वारा संक्रमित वायरस से होता है? तो ये किसका है? जीका वायरस का। एडीज मच्छर है दोस्तों। ये जीका वायरस सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया था। और कब देखा गया था दोस्तों? 1952 में देखा गया था जीका वायरस। आधार दर बेस रेट किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। यानी किसके द्वारा अनुमति होने पर? इसको अनुमति कौन दे सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक दे सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम.के. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? एम.के. गांधी द्वारा गोल्डन थ्रेशोल्ड नहीं लिखी गई है। गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसकी लेखिका हो जाएगी सरोजिनी नायडू। नेचर की ओर ये एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। इंडियन होम रूल भी मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। और इंडिया ऑफ माई स्ट्रीम ये किसके द्वारा लिखी गई? मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? यानी तुगलक काल में किसका नहीं हुआ था? तो ये जामा मस्जिद का नहीं हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ दोस्तों? मुगल काल में हुआ। और इसका निर्माण किसने करवाया? मुगल बादशाह शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया। और इसको क्या कहा जाता है? मस्जिद ए जहानुमा। जामा मस्जिद को किस नाम से जाना? मस्जिद ए जहानुमा। तो इसके बारे में 3-4 फैक्ट हो गए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? यानी मिएंडर की विशेषता किससे संबंधित है? तो मिएंडर की विशेषता किसकी है? नदी की। ऑप्शन 3। पेट्राड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये क्या है पेट्राड्यूरा दोस्तों? यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है ना? तो ये क्या है दोस्तों? पेट्राड्यूरा कला। ये संगमरमर जड़ना होता है जिसे मोज़ेक कला के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंटारसिया भी कहा जाता है। अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? यानी जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? लाहौर। लाहौर वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो अब यहाँ आगरा में क्या है दोस्तों? आगरा में ताजमहल हो जाएगा। कराची पाकिस्तान में आ गया। और दिल्ली में क्या है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। लाल किला दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है। तो दोस्तों दिल्ली में बहुत दार्शनिक स्थान है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किसने बनी थी या किससे बनी थी? तो ये किससे बनी थी दोस्तों? कांसा से बनी थी। मोहनजोदड़ो की विशेषता देखी जाए दोस्तों, तो मोहनजोदड़ो के लोगों को तांबे का ज्ञान था लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना शहर माना जाता है। और मोहनजोदड़ो को माना 4600 साल, लगभग 4600 साल पुराना माना जाता है मोहनजोदड़ो को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पेले कहाँ का है दोस्तों? ये पेले फुटबॉलर है। और कहाँ का था? ब्राजील। डिएगो माराडोना ये भी फुटबॉलर है, अर्जेंटीना का है। पाओली रोजी ये कहाँ का है दोस्तों? ये इटली का फुटबॉलर है जिसकी मृत्यु हो गई कब? 10 तारीख 12 महीनों 10 से 12/2020 को इसकी मृत्यु हो गई। अब आगे चलते क्वेश्चन अगले पे। 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई थी? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में समाप्त हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 2007 से 12 तक था। इसकी वृद्धि दर कितनी थी? 4% वृद्धि दर रखी गई थी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को बढ़ावा देना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? 1951 से 56। लक्ष्य कितना रखा गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? 2.1%। और प्राप्त कितने हुई थी? 3.6%। तो पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित कुछ तथ्य हमने यहाँ देख लिए हैं। भारत में किस कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में CPFO का पूर्ण रूप क्या है? तो CPFO का पूरा रूप क्या हो जाएगा? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब चलते आगे क्वेश्चन में। भारत के संविधान का भाग कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो कौन सा भाग हो जाएगा? 5वां भाग हो जाएगा। अब 5वां भाग कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? अनुच्छेद 52 से लेकर कहाँ तक है? 151 तक। अनुच्छेद 151 तक है। इसमें सब हो जाएगी, सब आ जाती है इसमें। जैसे संसद के कौन कौन से संगठन है, उसके क्या कार्य है, उनकी क्या संरचना है, अवधि क्या है, अधिकारियों की प्रक्रिया क्या है, उनके विशेषाधिकार क्या है, उनकी शक्तियाँ का क्या है, ये अनुच्छेद 52 से 151 तक है हो जाती है। अब 52 से कौन स्टार्ट होता है? राष्ट्रपति होता है, फिर प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार पूरे अनुच्छेद 52 से 151 तक इन्हीं के बारे में समझाया गया है। ये किस भाग में है? अनुच्छेद 5 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अब इसमें कौन सा युग्म सम्मिलित है? चतुर्थ बौद्ध परिषद यानी चतुर्थ बौद्ध संगति, इसमें दे रखा राजगृह, लेकिन ये हुई कहाँ थी? कश्मीर में हुई थी। और किसके काल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क के काल में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था इसका? वसुमित्र था। अब द्वितीय बौद्ध संगीति या परिषद कहाँ हुई थी? इसमें विराटनगर दे रखा, जो ये गलत है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसके काल में हुई थी? कालाशोक के काल में हुई थी। और अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष सबकामी था। प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। इसका राजा किसके काल में हुई थी? अजातशत्रु के। और अध्यक्ष कौन था? माकश्यप। तृतीय बौद्ध संघ परिषद कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर ये 4 हो जाएगा। बाकी इन 3 के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो को बैक लेके वापस देख लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 में। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर
12 अक्टूबर 1996 को हुई थी। अब दोस्तों यह है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्वतंत्र वैधानिक निकाय, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1946 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मानवाधिकारियों सार्वभौमिक घोषणा पत्र का अनुसरण करना, अपनाना और उसको बढ़ावा देना। यानी क्या? राष्ट्रीय मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र का अनुसरण करना, यानी उनका पालन करना, उनको अपनाना और उनको बढ़ावा देना, ये क्या था इसका मुख्य उद्देश्य। और इसकी स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1996 को। क्वेश्चन 17, कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती है, कौन है ये? डोलड्रम्स। अब दोस्तों एल नीनो क्या है? भूमध्य रेखा के पास स्थिर हवाएं है, ये क्या है? गर्म हवाएं है। अब लानीना पूछे तो ये प्रतिसागरीय धारा है। उन्नीस सौ 84 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया? तो बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया? कांशीराम। इसका बहुजन समाज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कांशीराम था। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों? इसकी मायावती है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी है दोस्तों। अब चलते क्वेश्चन 19 में। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में व्याप्ति या कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ किया गया। क्या? कम प्रतिरक्षण वाले। अब इंद्रधनुष मिशन क्या है दोस्तों? इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। और इंद्रधनुष मिशन कब शुरू किया गया? 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। कब? 25 दिसंबर 2014 को। आगे चलते हैं क्वेश्चन 20 पे। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? यानी कौन सा युग्म सही हो जाएगा इसके संबंध में? दिल्ली NCT को प्रफुल्ल पटेल, अंडमान निकोबार द्वीप को दिनेश्वर शर्मा या लद्दाख को अनिल बैजल। तो ये जम्मू कश्मीर का राज्यपाल कौन था दोस्तों उस समय? मनोज सिन्हा। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों? BD मिश्रा। कौन है? BD मिश्रा। अंडमान निकोबार द्वीप के कौन है दोस्तों? DK जोशी है वर्तमान उपराज्यपाल। और दिल्ली के कौन है वर्तमान में? विनय कुमार सक्सेना। तो दिल्ली के वर्तमान में कौन हो जाएंगे? विनय कुमार सक्सेना। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। तो सामवेद को किसे? संगीत और कला के स्रोतों में से माना जाता है। एक फोटोवोल्टाइक सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो किस प्रकार की हो जाती है दोस्तों? ये प्रकाश ऊर्जा किस में? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय अवधि रेगुलेशन टाइम मिनट में कितनी होती है? यानी अधिक से अधिक समय कितने हो सकता है एक फुटबॉल मैच में? 120 मिनट। जब मैच ड्रा हो जाता है तो फिर से टाइम बढ़ा दिया जाता है। लेकिन फुटबॉल मैच वैसे कितने मिनट का होता है? 90 मिनट का होता है। 15-15 मिनट के 4 पीरियड होते हैं जिनमें 45 मिनट का यानी दोस्तों 2 हाफ होते हैं। एक 45 मिनट का, दूसरा 45 मिनट का। 45 मिनट के बाद ब्रेक आता है, फिर 45 मिनट का होता है। इस प्रकार 90 मिनट का मैच होता है। वास्तुकला की सर की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? तो ये किस राज्य से संबंधित थी सर की शैली? उत्तर प्रदेश से। अब ये कह रहा किसके बजट भाषण में ₹500 करोड़ के व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी? जो टमाटर, प्याज और आलू TOP की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर TOP फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई। तो ये किस साल का था दोस्तों? 2018 और 19।
निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर कौन सा है? देवमाली। डोटा बेटा क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुड्डी हो जाएगी ये। और आइए चलिए, तो अन्नपूर्णा कहाँ है? मध्य नेपाल में हिमालय की एक पर्वतीय श्रेणी है अन्नपूर्णा। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन TERLS कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। श्रीहरिकोटा क्या है दोस्तों? ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है यहाँ पे स्थित, जिसे रॉकेट लॉन्चिंग की जाती है। सोमनाथ क्या है? इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग नहीं है? तो ये दोस्तों भैरवी राग होती है, पूर्वी भी राग होती है, हिंडोल भी राग होती है। तो श्रृंगार राग नहीं है। श्रृंगार क्या है? ये 16 श्रृंगार होते हैं जो स्त्रियां अलग अलग प्रकार के श्रृंगार करती है, जिनमें अनेक प्रकार के श्रृंगार आते हैं। तो श्रृंगार एक सजने के लिए है, स्त्रियों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिरजी आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। पोलीग्रा विद्रोह कुरनूल में हुआ था। ये कुक्का आंदोलन दोस्तों कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा गायों की हत्या की गई थी, गायों की हत्या की जा रही थी, तो उसके विरोध में कुक्का आंदोलन पंजाबी सिखों ने किया था। और ये कब हुआ था? 1871 से 72 में। कब? 1871 से 72 में किया गया था ये आंदोलन। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत किया था? तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब हुआ शुरू? 1986 में। समिति भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है। चुनाव सुधारों से संबंधित कौन सी समिति है दोस्तों? इंद्रजीत समिति। कोठारी समिति क्या है दोस्तों? ये 1964 में बनाई गई थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए थी, और इसके अध्यक्ष कौन थे? दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। अब बलवंत राय मेहता समिति, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश के लिए बनाई गई समिति थी। ये कब बनाई? 16 जनवरी 1957 को बनाई। इसका फैसला कब आया? 1928 में इसको मंजूरी दी गई। अब विमल जालन समिति क्या है? ये आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क से संबंधित है। हस्तांतरण वित्त हस्तांतरण के लिए बनाई गई समिति है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया? तो 2019 तक 7 बार प्रवेश किया दोस्तों। भारत ने एक दिवसीय वर्ल्ड कप कितने बार जीता? 2 बार। एक कप 1983, एक कप 2011। 2019 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ हारकर बाहर हो गई थी। उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला कौन था? रोहित शर्मा। सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए थे? ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने। अब T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो भारत ने 1 बार जीता है। उस समय कप्तान कौन था? महेंद्र सिंह धोनी। कब जीता? 2007 में। चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए तो भारत ने 2 बार जीता, एक 2001 में, एक 2013 में। उस समय प्लेयर ऑफ द मैच कौन बना? शिखर धवन। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बना? शिखर धवन। सोने का स्वर्ण बैट किसको प्राप्त हुआ? शिखर धवन को। और टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए तो भारत ने 2 बार प्रवेश किया है। दोनों बार फाइनल में हारी है। एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारी अब की बार, और गत वर्ष न्यूजीलैंड से हारी है। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो किसको प्रभावित करती है? वृक्क या किडनी को प्रभावित करती है। आगे चलते हैं। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? यानी राज्यसभा के लिए अब तक किसको चुना नहीं गया राष्ट्रपति द्वारा? सुब्रमण्यम स्वामी को चुना गया, सोनल मानसिंह चुना, रूपा गांगुली को चुना गया, जया बच्चन को अभी तक नहीं चुना गया, जो कौन है? अमिताभ बच्चन की पत्नी है। ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है। किस? अल्प रक्त शर्करा या हाइपोग्लासीमिया की जांच के लिए किया जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 36।
प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे दोस्तों? 13वें नंबर के। अब अगर 14वें नंबर के राष्ट्रपति की बात की जाए तो 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? रामनाथ कोविंद थे। 12वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? 12वें नंबर के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। और 11वें नंबर के कौन थे दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम थे, जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता। भारत के 15वें व वर्तमान राष्ट्रपति की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू है, जो आदिवासी से संबंधित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात की जाए तो कौन थे प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 31, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में कितने अंक होते हैं? तो ये कितने होते हैं? 6 अंक होते हैं दोस्तों, अगस्त 2020 की जानकारी के अनुसार। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में पोलज शब्द किससे संबंधित है? यह किसको निर्दिष्ट करता है? सालाना खेती योग्य भूमि को। खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मुद्रा से संबंधित है? तो ये किससे है? कछार या एलुवियल से संबंधित। क्वेश्चन 40, द शेडो लाइन्स नामक की पुस्तक के लेखक कौन है? द शेडो लाइन्स, ये किस है? अमिता घोष। अमीश त्रिपाठी की पुस्तक की बात की जाए तो अमीश त्रिपाठी ने किसकी? इक्ष्वाकु के वंशज और मेलुहा मृत्युंजय, ये 2 पुस्तक इनकी है। और लेकिन मुख्य पुस्तक है। रुदंती रॉय की पुस्तकों की बात की जाए तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये रुदंती। रवीश कुमार की बात की जाए तो इसमें शहर होना, ये इनकी पुस्तक है। देखते रहिए, ये भी किसकी है? रवीश कुमार की पुस्तक है। ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली, अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित है? तो अग्रसेन की बावली कहाँ पर स्थित दोस्तों? दिल्ली में स्थित है। उन्नीस सौ 91 में शुरू किया गया व्यास सम्मान में उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। तो व्यास सम्मान किस विषय में दिया जाता है दोस्तों? हिंदी विषय में दिया जाता है। प्रथम व्यास सम्मान किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा को। और वर्तमान में व्यास सम्मान किसको दिया गया? ज्ञान चतुर्वेदी को। किसके लिए दिया गया? पागलखाना नामक साहित्य के रचना के लिए दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये भीमबेटका, ये कहाँ है दोस्तों? ये सुमेलित छत्तीसगढ़ में नहीं है। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हम्पी कहाँ? कर्नाटक। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। और कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेश आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? यानी कौन सी घटना थी? बंगाल का विभाजन। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ दोस्तों? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुआ था? ढाका में। वर्तमान में ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी है। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1985 को। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम ने। रोलेट एक्ट का पास होना, ये कब हुआ? 8 मार्च 1919 को। वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है, क्या है? हाइग्रोमीटर। अब बेरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब। हाइड्रोमीटर क्या है? द्रव की या द्रव को मापने। एनीमोमीटर क्या है? वायु की गति को मापने के लिए है दोस्तों। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 48वां स्थान। वर्तमान में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है इसमें दोस्तों? 40वां स्थान है। 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की गई डिगबोई तेल रिफाइनरी भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह कहाँ स्थित है? तो डिगबोई कहाँ है दोस्तों? असम में स्थित है। योनो, यू ओनली नीड वन। योनो का पूरा नाम क्या है? यू ओनली नीड वन। ऐप एक एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो किस बैंक द्वारा पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। तो ये कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। इसमें दोस्तों हम घर बैठे अपना खाता खोल सकते हैं योनो के द्वारा, जिसमें हमें चेक, पासबुक, ATM सब घर बैठे उपलब्ध करा दी जाएगी।
नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए थे? तो ये 2010 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे दोस्तों? 1923 में। ये कहाँ हुआ था? 1930 में हैमिल्टन, ओंटारियो, कनाडा में हुए थे प्रथम 1930 में। दिसंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया, जिसके तहत से अधिक के भुगतान के लिए मुख्य विवरणों की दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। यानी कितनी राशि से? 50,000 रुपये से अधिक होने पर। अब दोस्तों हम आ चुके हैं रीजनिंग के क्वेश्चनों पे। रीजनिंग के क्वेश्चन हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों ये हमें आ गया निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? 47 और इसमें कितना अंतर है? 17 में 3 का अंतर है। 68 और 73 में कितना अंतर है दोस्तों? 5 का अंतर है। तो अब 38 और पहले 3 आया, फिर 5 आया, तो अब 7 आएगा दोस्तों। तो 38 और 7 कितने हो गए? 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 445। तो ऑप्शन नंबर 2। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में अक्षर एफ वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर बनेगा? दोस्तों यहाँ एच आ गया, यहाँ पे जे आ गया, यहाँ जे आ जाएगा दोस्तों। ये हम घन बना लेते हैं। सॉरी दोस्तों, ये घन आ गया दोस्तों। यहाँ एच आ गया दोस्तों, यहाँ जे आ गया और यहाँ एफ आ गया। तो एफ और जे क्या हो गए? एक दूसरे के विपरीत हो गए। तो ये मैं क्या पूछ रहा है कि एफ वाले पृष्ठ के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? तो एफ वाले के विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जे हो जाएगा। यहाँ पे ई आ जाएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आ जाएगा और यहाँ पे क्यू आ जाएगा। तो ये दोस्तों कौन सा सही आंसर हो जाएगा? जे। निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी? यानी 97, 98। दोस्तों 97 ये 1 का घन हो गया। इन दोनों में कितना अंतर आ गया? 1 का घन आ गया। फिर इनमें 3 का घन कितना होता है दोस्त? 2 का घन कितना होता है दोस्तों? 2 का घन कितना हो गया? 8। तो इनमें कितना अंतर आ गया? 98 और 106 के मध्य 8 का। फिर 2 के बाद कितना होता है? 3 का घन। तो 3 का घन कितना होता है? 27। तो इनके मध्य कितना अंतर हो गया? 27 का। फिर 4 का घन 64। तो 33 और 97 में, सॉरी दोस्तों, हाँ, फिर दोस्तों इनमें 64 का अंतर आ गया, 3 और 4 की घन। फिर दोस्तों 5 का घन कितना होता है? 125। तो 197 में 125 जोड़ो, 197 में 125 जोड़ा जाए तो कितने होगा दोस्तों? 322। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? 322। यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार PQ पर रखा जाता है तो दिए गए उस संयोजन का चयन कीजिए जिसका दर्पण में सही प्रतिबिंब निर्मित हो। ये दर्पण प्रतिरूप है दोस्तों। हमको ऐसे, ये एक इधर है तो इसका मुंह किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। एस इधर है तो इसका मुंह किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। फिर एम है ये से तो ऐसे ही रहेगा। फिर एच इधर है तो इसका मुंह किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। फिर एफ इधर है तो इसका मुंह इधर हो जाएगा। और 2 इधर है तो इसका मुंह किधर हो जाएगा दोस्तों? इधर हो जाएगा। तो इनमें देखो दोस्तों किस में मिलान हो रहा है? तो फर्स्ट में ही हो रहा है दोस्तों, ये देख लो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, दर्पण प्रतिबिंब में। निम्न वैनारिक में पंचभुज नाविकों को दर्शाता है। यानी ये किसको दर्शाता है दोस्तों? पंचभुज नाविक। तो इसको लिख लो नाविक। अब दूसरा आ रहा है वर्त महिलाओं को दर्शाता है। ये वर्त किसको? महिला को दर्शाता है। और समचतुर्भुज अशिक्षितों को, यानी बिना पढ़े अशिक्षित हो गए, अशिक्षितों को दी गई संख्या उस विशिष्ट वर्ग के लोगों की संख्या को दर्शाती है। ऐसी कितनी महिलाएं जो नाविक है, जो शिक्षित नहीं है, यानी ये शिक्षित आ गया।
तो इधर का हो जाएगी। अब महिला होनी चाहिए और नाविक भी होनी चाहिए। तो जो महिला नाविक है वो कितनी है, ये 34 है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34 महिला नाविका ऐसी है जो अशिक्षित है, यानी अशिक्षित नहीं है, सॉरी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 34। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कौन सी आकृति दोस्तों, पहले इसका मुंह ऊपर था, फिर साइड में हो गया, ये नीचे था, रिक्त स्थान ऊपर हो गए, इसमें 5 है तो इसमें 4 हो गई, इसमें 3 हो गए, इसमें 2 होगी अगली आकृति में। अब इसका मुंह ऊपर है साइड में, फिर नीचे हो गया, तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका मुंह किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा दोस्तों इसका मुंह। क्यों, पहले ऊपर फिर इधर फिर नीचे, तो फिर यूं घूम जाएगा। अब इसकी देखिए तो इसका खाली मुंह नीचे, खाली ऊपर, खाली नीचे, तो खाली, अब वापस किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा खाली, और नीचे कौन सा हो जाएगा, भरा हुआ हो जाएगा, ऊपर भरा हुआ हो जाएगा। तो ये किस आकृति में, तो ये 2 नंबर की आकृति में दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 में। ये देख लो दोस्तों, 2 में। आगे चलते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। तो हम दोस्तों प्रथम को बदल लेते हैं, जैसे 86, तो दोस्तों ये हो गया, हम कर लेते रहे 86 प्लस 5 माइनस 42। अब इंटू की जगह भाग लेके आ जाते हैं, भाग 14, और इसकी जगह क्या लेके आ जाते हैं दोस्तों हम, दोस्तों जैसे ले लेते हैं 86 प्लस 5 भाग माइनस 42। अब ये इंटू है तो इसको क्या कर लेते, भाग 14, और ये इंटू है तो इसको भाग कर लेते, बराबर 7 है। यदि ये भाग है तो दोस्तों इसको क्या कर लेते हैं, इंटू कर लेते हैं। अब दोस्तों हम करते हैं पहले भाग और गुना करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये गुना हो गया, ये भाग हो गया, तो 28 में 14 का भाग देते हैं तो कितने आते हैं दोस्तों, 2 आते हैं। और ये 42 को इससे गुना करना है, तो पहले हम गुना कर लेते हैं। तो 2 को 42 से गुना किए तो कितने हो गए, 84 हो गए। अब 86 प्लस 5 कितने होते हैं दोस्तों, 91 होते हैं। ये माइनस 91 में से 86 निकाले तो कितने बचे, 7 बराबर 7, तो ये भाग हो रहा, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन कौन से, 8 पे। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है, यानी उसका। तो दोस्तों ये इस प्रकार आकृति थी, तो ये कैसे हो गई, ऐसे हो गई, ये घूम चुकी है, तो इसको भी हमें दोस्तों घुमा देना है। तो ये आकृति ऐसे है तो ये सीधी पाई हो जाएगी, फिर ये कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, फिर ये हो जाएगी इस प्रकार, और ये कहाँ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा यहाँ पे गोलाई में। तो इस प्रकार की आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, तो दोस्तों इस प्रकार की आकृति हम देखें तो कहाँ दिखाई दे रही है, ये चौथी आकृति दिखाई दे रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। ये दोस्तों क्वेश्चन आप करना, क्योंकि आपको किफ्ट से प्रश्न करवा रहा हूँ, तो आप भी करके देखना कि आपको आया या कुछ नहीं आया। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए रीजनिंग की क्लास डेली चलवा दूंगा दोस्तों। एक ऐसे पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियाँ दर्शाई गई है जिसके 6 पृष्ठों पर 1 से 6 तक संख्या अंकित है। संख्या 5 वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। अब 5, तो दोस्तों यहाँ 5 दिख रहा है और यहाँ पे 6 और 3 दिख रहा है, यानी 5 दिख रहा है, इसका मतलब उसके विपरीत संख्या नहीं दिखेगी, यानी विपरीत, तो यानी 3 और 6 तो उसके विपरीत हो ही नहीं सकती। क्यों कि विपरीत और खुद एक साथ नहीं दिख सकती। जैसे आप पासा गिरा के देखो, आपको क्या एक साथ 6 के नीचे जो संख्या है वो दिख जाएगी, अगर 6 ऊपर होगा तो उसकी विपरीत वाली संख्या नीचे जाएगी, तो विपरीत नहीं 3 से। अब यहाँ पे 5 दिख रहा है
तो यहाँ पे 2 और 4 भी दिख रहे, तो 2 और 4 भी विपरीत नहीं हो सकती। तो बचा कौन सा, 5 खुद है ही, अब 3 4 2 और 6 हो दिख रही, तो बची कौन सी, 1। तो इसकी विपरीत कौन सी संख्या हो जाएगी, 1। तो ये हो जाएगी 1, ऑप्शन 2। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति x में अंतर्निहित है, गुणन की अनुमति नहीं, यानी घुमा नहीं सकते और इसमें निहित है। तो ये आकृति में, यह आकृति, इसमें कौन सी आकृति, ये तो नहीं बन सकती, इसमें देखो कहीं नहीं दिख रही। ये आकृति इसमें बन सकती है, ये इधर, ये देखो, ये आकृति पूरी की पूरी ऐसे बन रही, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। यानी असंगत दोस्तों, ये बीच में ये पंचभुज है तो ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है तो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और इसमें अंदर भी त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है और अंदर त्रिभुज, यानी इनमें समान आकृति किसी में नहीं आ रही, लेकिन इसमें समान त्रिभुज में त्रिभुज आ रहा है, तो ये विपरीत हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी प्रश्नवाचक दोस्तों, ये स्टार यहाँ पे था, दूसरी में नीचे आ गया और तीसरी में ऊपर आ गया, यानी 3 नंबर पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गई, तो स्टार यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टार कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 और 4 स्थान ले लेते हैं हम। तो स्टार अभी तक 2 नंबर पे नहीं आया, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टार आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, स्टार ये ऊपर आ गया, फिर यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रिभुज आ जाएगा, यहाँ पे त्रिभुज आ जाएगा। फिर आगे की आकृति देखते हैं, ये गोला देखते हैं, गोला 2 पे आ गए, 3 पे आ गए, तो 4 पे कौन सा हो जाएगा, गोला आ जाएगा। अब वर्त देखते, यहाँ पे आ गया, फिर 2 पे आ गए, 3 पे आ गए, तो 1 पे क्या आ जाएगा, वर्त आ जाएगा। तो ये आकृति किस में बन रही है दोस्तों, ये बन रही है ऑप्शन 2 में। तो इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, यानी असंगत आकृति का चयन। 3 तो दोस्तों किसी न किसी प्रकार से, चाहे किसी भी प्रकार से वो समान हो, लेकिन एक अलग है। ये देखिए हमें, तो ये दोस्तों ये इधर इसमें ये नीचे आ गई, ये पहले ये वाली आधी थी तो ये पूरी हो गई और ये आधी हो गई, फिर इसमें ये इस प्रकार हो गए तो इसमें इस प्रकार घूम गई, इसमें ये ब्लैक यानी छाया इधर है तो इसमें इधर आ गई। लेकिन इसमें देखिए तो दोस्तों ये ऊपर है और ये नीचे हो गई, यानी ये असमान है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 4। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नांकित पैटर्न को पूरा करेगी। इस पैटर्न को पूरा, तो ये किस प्रकार पैटर्न हो रहा है दोस्तों, ये इस प्रकार हो रहा है दोस्तों, इस प्रकार हो रही है दोस्तों कि ये हो गई, फिर ये हो गई, ये हो गई और ये आकृति है, इसमें ये बीच में आ जाएगा, ये हो जाएगा इस प्रकार, ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, लेकिन इसकी घुमाई इधर की तरफ हो जाएगी दोस्तों, ऐसे ऐसे हो जाएगी, है ना दोस्तों, इसकी इस प्रकार हो जाएगी। तो ये आकृति किस में दिख रही है दोस्तों, तो ये आकृति ऑप्शन 4 में दिख रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। यानी इस प्रकार की आकृति हमें बनानी है। तो दोस्तों ये आ गई, ये त्रिभुज आ गया, अब इसमें इधर ये आ जाएगा, क्योंकि इन चारों में इधर ये आ रहा है ना, फिर इस प्रकार आ जाएगी, है ना, और ये आ जाएगी और ये आ जाएगी, क्यों इनमें देखो यही आकृति है ना, तो ये आकृति किसमें, 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसमें। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली से संबंध है। तो दोस्तों स्टार ऊपर ही रह रहा है और माइनस नीचे ही रह रहा, लेकिन ये गोला नीचे आ गया और ये समचतुर्भुज ऊपर चला गया, तो इसमें क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा और ये
ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा और ये किस आ जाएगा, ये उसमें भरवा नीचे आ जाएगा। तो ये किस आकृति में है, तो ये 2 में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। रविंद्र अपने उस मित्र को 1 वर्ष के पश्चात ब्याज के रूप में 4160 रुपये का भुगतान करता है, जिसमें उसे 8% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि उधार ली गई। रविंद्र ने अपने मित्र से कितनी धनराशि ली है। अगर दोस्तों देखा जाए तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय। तो हमें मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन बराबर ब्याज इंटू 100। तो ब्याज कितना, 4160 इंटू 100, 4100 इंटू 100 बटा समय कितना, 1 वर्ष, और दर कितनी, 8%। तो इससे 8 से इसको काटा जाए तो 8 पंजो 40, ये 520 बार में कट जाएगा। अब 520 को 100 से गुना किया जाए तो कितने हो जाएगा, 52,000। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3, 52,000। एक कूट भाषा में DYNASTY को NY यानी DYNASTY, इसको क्या लिखा जा रहा है, NYDAYST। तो दोस्तों y की जगह y है, a की जगह a है, और क्या है, s की जगह s है, नहीं a की जगह a है सॉरी दोस्तों, और t की जगह t है। तो ये इसके विपरीत a से आ गया, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ गया, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गया। तो अब इसको देखा जाए तो अब हमको किसका पूछ रहा, r को। तो r कहाँ पे चला, r की जगह कौन आ जाएगा, s, e की जगह e रह जाएगा, है ना, और ये s की जगह r चला जाएगा, p की जगह p रह जाएगा। अब d की जगह o चला जाएगा, n की जगह n चल रह जाएगा, और o की सॉरी d आ जाएगा दोस्तों, o की जगह कौन सा जाएगा, d आ जाएगा, n की जगह a और d की जगह o। तो ये कौन है, RSERPDNO, तो ये 1 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x अंतर्निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो ये आकृति दोस्तों इसी में है, ये इस प्रकार है। तो देख लो, ये रही, ये इधर गई, ये इधर गई, ये गोला, और ये ऊपर आ गई। तो ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। एक कागज को निम्नांकित चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा गया, इस कागज को खोलने पर ये कैसा दी। तो दोस्तों ये इधर काटेंगे तो ये चित्र है, इसको इधर काटेंगे तो एक गोला यहाँ पे है तो एक यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे है तो इसको काट के मोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और ये गोला यहाँ पे है और ये यहाँ पे, इनको काट रहे नहीं। तो इस प्रकार का देखो किस में है, यानी इधर इधर। तो इसमें देखा जाए तो ये कौन सा हो गया, 3 में ये आ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। उन वेनारेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। माताएं, विक्रय प्रबंधक और पुरुष। ये मान लो विक्रय प्रबंधक है, ये कुछ माताएं भी तो विक्रय प्रबंधक हो सकती है और कुछ पुरुष भी तो विक्रय प्रबंधक, लेकिन पुरुष माताएं तो नहीं हो सकती। तो इसकी आकृति इस प्रकार आ जाएगी। तो ये किस में, ऑप्शन 2 में। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो ब्राजील किस महाद्वीप में आता, दक्षिण अमेरिका में। तो श्रीलंका कौन से महाद्वीप में आता दोस्तों, एशिया महाद्वीप में। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। जीके से रिलेटेड संबंध है लेकिन रीजनिंग टाइप में दिया गया। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और उस संख्या का चयन करिए जो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये किस प्रकार हो रहा है दोस्तों, 25 को इंटू 2 से गणना करिए तो कितने होते हैं, 50, और 14 को इंटू करिए किससे, 3 से, तो कितने हो रहे, 42। अगर 42 और 50 को जोड़ा जाए तो कितना होगा, 92। अब दूसरे को देखते हैं। 52 को 2 से गुना किया जाए तो कितना हो रहा है, 104, और 16 को 3 से गुना किया जाए तो कितना आ रहा है, 48। 48 और 104 को जोड़ा जाए तो 152 हो रही है। अब तीसरा देख मिलाते हैं दोस्तों। तो 40 को 2 से गुना किया जाए तो कितना होगा, 80 होगा दोस्तों। फिर 15 को 3 से गुना किया जाए तो कितना होगा, 15 इंटू 3 बराबर 45 होगा दोस्तों। तो अगर 45 और
80 को जोड़ा जाए तो 125 होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 125। किस प्रकार करना है दोस्तों, फर्स्ट संख्या को 2 से गुना करना है, सेकंड को 3 से गुना करना है। ऐसे इस प्रकार सबको फर्स्ट को 2 से, सेकंड को 3 से गुना किया जाए तो ये आंसर सही आ रहा है इसका। निम्नांकित 4 अक्षरों में से 3 के मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत अक्षर का समूह चयन कीजिए। KHD, तो KH और D, H के बाद में के कितने -2 आ जाएगा, यह कितने -3 आ रही है, इसमें भी -2 आ रही है और इसमें -3 आ रही है। लेकिन LIF इसमें -2 आ रही है और F और इसके मध्य भी -2, इसमें -2 और -3 आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा, LIF अलग हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। अब मिलते हैं